सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान डॉक्टर फ़िज़ा खान की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका की सरबराही का ताज कमला हैरिस के सर सजने जा रहा है या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फातिहाना अंदाज में मुक्का लहराएंगे, व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे। इसका फैसला बस होने को है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने अमरीकियों को मुतवज्जो करने, उनके वोट का हकदार होने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है, सब्ज बाग दिखाए हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तनकीदी हमले भी किए हैं और ग्रैंड डिबेट में भी हिस्सा लिया है, मुबाहिसे मुज़ाकरे भी हुए हैं, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फतह के लिए पुरुमीद हैं और वाइट हाउस जाने के दावेदार हैं। इलेक्शन सर्वे जो पोल्स हैं उनके मुताबिक दोनों रहनुमाओं में बस 19-20 का फ़र्क ही नज़र आ रहा है और अमेरिका के कौमी सतह पर जो सर्वे किया जाता है 538 उसके मुताबिक कमला हैरिस की मकबूलियत औसतन 47.9%, जबकि ट्रंप की जो मकबूलियत है वो 46.9% बताई जा रही है। और दोनों की जीत का दारोमदार जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो हमेशा से ही अमेरिकन इलेक्शन पर असरअंदाज होती हैं उन पर मुनहसर है, जिनमें फ्लोरिडा हो, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन सर फहरिस्त हैं। और यहाँ पर वोटर्स का रुझान किसी भी सर्वे में वाज़े नहीं हो सका है, जबकि सियासी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि गैर वाज़े वाइट हाउस के मकीन का फ़ैसला जो है वो उस इलेक्शन के नताइज और इसका जो रिज़ल्ट सामने आएगा उस पर पाकिस्तान के क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पर इस इलेक्शन के क्या असरात होने जा रहे हैं। नए अमरीकी सदर को इसराइल फ़लस्तीन की जंग के साथ साथ यूक्रेन और जो रूस की जंग है, दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत चीन से भी ख़तरा है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी, जिसको दोनों ने अपनी डिबेट में उसका हिस्सा बनाया है, दोनों उम्मीदवारों ने अपनी तकारीर का मौजू बनाया। ये चैलेंजेस हलफ उठाने वाले सदर के लिए पहले रोज़ से ही मुंतज़िर होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। प्रोग्राम में साबिक सफारतकार हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। डेमोक्रेटिक रहनुमा वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगी नवीन शेख साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर बाकिर साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका सुपर पावर, इंतखाबात होने जा रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, आप किसको देख रहे हैं वाइट हाउस का वकील बनते हुए? और जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक तो बस 19-20 का ही फ़र्क है। जी, जहाँ तक इन इंतखाबात का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि ये जो स्विंग स्टेट है ना, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा वो आपका डिजिटल मीडिया करेगा। इस टाइम जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो आप देखें कि ये जो रिपब्लिकन का वोटर है ये अमूमन खामोश वोटर होता है। ये कभी भी इस तरह के सर्वे या पोल्स में ना इसी तरह वाज़े क्लियर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता। चाहे आप 2016 के इलेक्शन देख लें जिसके अंदर जितने भी सर्वे थे या पोल थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में थे, जबकि ट्रंप का ये रिपब्लिकन का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। ये 2024 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये खामोश वोटर था इनका रिपब्लिकन का, वो भी बढ़ चढ़कर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। या आप ये करें सर्वेज में या पोल्स में जो ना एक बाकायदा तौर पे एक एक्टिव है या अपनी जो है ना अपनी राय का इजहार कर रहा है। यहाँ पर जहाँ तक इन वोटर का या इन इंतखाबात का ताल्लुक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्ले करेगा आपका डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाएगा, वही एक्चुअली वाइट हाउस का आप ये कह सकते हैं ताज सजाएगा इसके अंदर। तो इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसने इफेक्टिव पॉलिसी बनाई है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब तो बस इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट खत्म होने मेरा ख्याल है जो अभी तक मुझे नजर आई है वो रिपब्लिकन की, वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से जा रहे हैं और क्योंकि उन्होंने खामोश जो उनका वोटर था उसको भी बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। जहाँ तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, मुझे उनकी कोई इस तरह की एक पावरफुल स्ट्रेटजी नहीं नजर आ रही, सवाए इसके कि जो एक एजुकेटेड या अर्बन वोटर है वो शुरू से ये सर्वेज में या पोल में हिस्सा लेता है, बस वही उसी तरह का उनका एक्टिव है। तो जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि रिपब्लिकन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है सोशल मीडिया के ऊपर या आप पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के ऊपर या वोटर के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के ऊपर। आपको इसकी वाज़ेह मिसाल नज़र आती है ट्विटर के ऊपर भी
कि एलॉन मस्क जो है उनके हर एक कैंपेन के अंदर या ट्विटर के अंदर ट्रंप से ज़्यादा वो एक्टिव है और वोटर को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं इसके अंदर। सो मुझे अभी तक जो है ना रिपब्लिकन की पॉलिसी एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेट्स बहुत इफेक्टिव भी नज़र आ रही है और उन्हें सोशल मीडिया को एक बहुत अच्छे टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और इसी को देखें हर आए दिन जो ट्रंप है या इसके सपोर्टर हैं वो देखें कभी ये मुसलमानों के सपोर्ट में ट्वीट करना शुरू कर देते हैं या कभी आप इवन देखें कल परसों की बात है ये हिंदू के बारे में और उन्होंने कहा ट्रंप ने अपनी एक वाज़ेह स्ट्रेटेजी शो की है कि ट्विटर का सहारा लेकर के जी मैं एज अ प्रेसिडेंट कभी किसी वार का हिस्सा नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के अंदर मेरे होते हुए मैंने एक तरह के स्टेबिलिटी और पीस प्रमोट किया था और जबकि इसी तरह यूक्रेन या रशिया की जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो होते तो कोई जंग शुरू ही नहीं होती जो इस वक्त यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर वो होते तो कुछ होता ही नहीं और ये शायद सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली उसका अपने जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना अगर देखें ना 2016 से 2020 तक ये मेरे ख्याल में वह ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बाकायदा किसी भी जंग का इस तरह हिस्सा नहीं बने जिस तरह के पिछले प्रेसिडेंट बनते रहे। असल में उस चीज़ को भी ये कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो है ना सबसे पहले सोचता था अमेरिका के बारे में, तो मैं असल में मेरी जो पॉलिसी होगी उसी की कंटिन्यूएशन होगी, मैं उसी का तसलसल कायम रखूँगा क्योंकि मैं 4 साल रहा इसके अंदर, इसी में मिडिल ईस्ट में कोई इस तरह का इशू नहीं आया, यूक्रेन रशिया के अंदर भी जो इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होते थे मैं उसका क्योंकि अमेरिका खुद किसी उसका डायरेक्ट हिस्सा नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो इस बात का गवाह है कि वो किसी जंग का हिस्सा नहीं रहे। नवीन शेख साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। नवीन शेख साहिबा आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए शो में। ट्रंप के का जो गैर जमहूरी रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत ज़्यादा उनका रहा अमेरिका के अंदर, उन पर इस हवाले से तनकीद भी की जाती रही, कुछ उन पर केसेस भी बने, स्कैंडल भी सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बस कैमला हैरिस और ट्रंप का 19-20 का ही फ़र्क है। क्या ये सब बातें अमेरिका में इतनी अहम नहीं समझी जाती? नवीन शेख साहब जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच बुलाने का आपका। देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं आजकल, जो नंबर 1 इशू चल रहा है यहाँ पर वो गाजा की वॉर का है। तो जो आपने अभी बोला है कि इस तरह से जो है इसको लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, इस वक्त कोई चीज़ मैटर नहीं कर रही है। इस वक्त नंबर 1 चीज़ जो है वो गाजा की वॉर है। तो और अभी जैसे भी कोई साहब अभी बात कर रहे थे तो आज भी गाजा वॉर पर तो नवीन साहबा डेमोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर प्रेशर भी है, उनको तनकीद का भी सामना है क्योंकि जो बाइडन के स्टेटमेंट और जो बाइडन रजीम के दौरान ही ये सब कुछ शुरू हुआ है और ट्रम्प की रैलियाँ स्पेशली जो मिशिगन में वो कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पर फ्री पैलेस्टीन के नारे भी लग रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स ने स्टेज पर आकर उनको सपोर्ट भी किया है, तो डेमोक्रेट्स को तो बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी ये सूरत हाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है बिल्कुल, लेकिन समहाउ विमेन के जो वोट हैं वो कमाला हैरिस के तरफ जा रहे हैं अभी, लेकिन और आपने देखा होगा नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अब देखें अल्लाह ही बेहतर जानता है व्हाट्स गोना हैपन टुमारो। लेकिन जो गाजा की वॉर है, मैं बार बार यही बोलूंगी कि गाजा की वॉर का बिग इम्पैक्ट होगा इस इलेक्शन पर। दैट इज लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर एवरीवन हियर, स्पेशली अरब मुस्लिम्स or any Muslims around the world. ये गाजा का issue is the biggest, it's going to be the game changer for this elections. ठीक, अच्छा आप जो स्कैंडल वगैरह जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ट्रम्प के स्कैंडल सामने आए, गैर जिम्मेदाराना रवैया भी रहा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सर्वेज में, ऑलमोस्ट कैमला हैरिस और ट्रम्प बराबर ही चल रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इट डजंट मैटर, वो उनकी पर्सनल लाइफ मैटर, उनका था इशू जो भी था, लोग उसको मैटर नहीं देखते उस एस्पेक्ट में, तो उसका कोई जैसे आप बोल रहे हैं कोई, लेकिन इन सब बातों को, इन सब जो मामला थे उनके स्टेटमेंट्स को और उन पर जो केसेस बने, सबको लेकर डेमोक्रेट से फायदा बहुत उठाया था, स्टेटमेंट बहुत दिए थे, लेकिन नहीं हो रहा ना, अपेरेंटली नहीं हो रहा, और हम कल भी देख लेंगे कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगेन मैं बार बार एक बात को एम्फसाइज करना चाह रही हूँ, गाजा वॉर इज द बिगेस्ट। ठीक है, ठीक मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर भी हम प्रोग्राम को डिस्कस। रिफत साहब आप क्या समझते हैं, जो अमेरिकन इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें बस थोड़ा ही अब वक्त रह गया है, किसको बाजी लेकर जाता देख रहे हैं आप, किसकी कैंपेन से आप ज़्यादा मुतासिर हैं? क्योंकि डॉक्टर बाकर ने तो कहा कि डिजिटल मीडिया को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है रिपब्लिकन्स की कैंपेन ने, हालांकि डेमोक्रेट्स ने भी बहुत अच्छी कैंपेन की है, बराक ओबामा ने बड़ा साथ दिया कैमला हैरिस का और भरपूर तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन चलाई है और अभी भी चला रहे। तो आपको क्या लगता है
किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको 5 नवंबर को? शुक्रिया बहुत बहुत। मैं दो बातें कहना चाहूँगा जी। पहली बात तो ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है अमेरिका की इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर कि तकरीबन 8 करोड़ के से ज़्यादा के लोग जो हैं उन्होंने अर्ली वोटिंग में हिस्सा लिया है। और उस अर्ली वोटिंग के पैटर्न को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत से ऐसे लोगों की तादाद है जो कि रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शन जो है इसका ये इशू बेस्ड इलेक्शन नहीं है, ये बैटल है नैरेटिव्स की, यानी किसका नैरेटिव, और वो पुराना नैरेटिव जो ट्रम्प साहब का है या जो उसको काउंटर करने की कोशिश कमला हैरिस कर रही हैं वो किस हद तक उसमें कामयाब होती है। और तीसरा फैक्टर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर 40 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो कि पहली दफ़ा पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका रुझान क्या होगा उसके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये जो अमेरिका के अंदर एक वॉर वेरीनेस है कि वो हर किस्म की वॉर से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इकानमी का मसला है। और वो CNN का भी जो लेटेस्ट पोल है उसके मुताबिक 80% ऑफ द पीपल हैव टेक के इकानमी जो है इसे नंबर 1 इशू फॉर देम। और उसके बाद अगर आप नीचे चलते जाएं तो फिर जो ट्रम्प का जो मसला है वो जो उनकी कैंपेन का एक हिस्सा है वो है इमिग्रेशन का मसला। तो ये इमिग्रेशन का मसला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक इकानमी के अंदर, आपको याद होगा कि जब पहली दफ़ा प्रेसिडेंट क्लिंटन जब इलेक्ट होने के लिए आए थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था, उस जुमले को हमें याद रखने की और दोहराने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा इट इज़ द इकानमी स्टूपिड। तो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन जो है उसके अंदर कोई एक इशू अगर सामने आ रहा है तो वो इकानमी का इशू है, और उसके हवाले से मेरा ख्याल ये है कि उसके ऊपर जो नैरेटिव है वो ट्रम्प का, क्योंकि वो टेस्ट कर चुके हैं उसको लोग, और वो एक जो सुराग से 2 दफ़ा लोग डर से जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए दे वुड लाइक टू ट्राई समथिंग न्यू। और कमाला हैरिस का जो नैरेटिव है उस हिस्से में काफ़ी मजबूत है। तो ऑन बैलेंस मैं कहूँगा कि रिपीट करते हुए कि ये टाइट रेस है, लेकिन इसका आउटकम विल बी डिसाइडेड बाय द 3 फैक्टर्स दैट आई मेंशन्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, स्विंग स्टेट्स और मुस्लिम वोटर्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, और बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा है जो सिचुएशन सामने आ रही है, जो मुज़ाकरे हुए, फिर उसके बाद में जो इलेक्शन कैंपेन है, रैलीज़ हैं, उनमें स्विंग स्टेट्स को ज़्यादा फोकस दोनों ने ही किया हुआ है, लेकिन ट्रम्प हर एरिया में को टच कर रहे हैं जाकर, और जो एज़ कम्पेयर टू कमला हैरिस, क्योंकि हम देख रहे हैं कमला कुछ ऐसे एरियाज में नहीं जा रही है लैटिन अमेरिका या फिर जहाँ पर अरब मुस्लिम या अरब अमेरिकन वोटर ज़्यादा हों, उन एरियाज़ में वो ज़्यादा टच नहीं कर रही हैं। तो ये मुस्लिम वोटर्स आपको लगता है फैसला कुन होंगे वहाँ पर, स्विंग स्टेट्स स्पेशली मिशिगन? हाँ, मिशिगन की जो पूरी स्टेट है उसके अंदर जो काउंटीज हैं वो उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का बड़ा जोर भी है और वो अब इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो अगर आप स्विंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट ले लें तो स्विंग स्टेट से क्या मुराद है, इसका मतलब यह है कि वी कैन नॉट से फॉर श्योर उनकी स्टेट्स के अंदर जितनी भी काउंटीज हैं वो सब की सब जो है वो एक ही तरफ का झुकाव रखती हुए वोट देती हैं। तो आप देख लें कि पिछली दफ़ा जो 2 स्विंग स्टेट्स के अंदर जिसके जॉर्जिया जिसके भी काफ़ी सारे वोट हैं, तो वो भी उनका भी एक बड़ा मौसर किरदार रहा है। लेकिन ट्रम्प अल्टीमेटली लॉस्ट दी लास्ट इलेक्शन जिसके अंदर वो जॉर्जिया को जीतने में नाकाम रहे और उसी के हवाले से उन्होंने पिटीशनें भी की। तो दिस इलेक्शन विल बी एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है और वो उनके अंदर ओपिनियन काफ़ी बटी हुई हैं। और इस बटे हुए माहौल के अंदर हमें देखना होगा कि किसका नैरेटिव जो है वो कितने ज़ोर से वो चला सकते हैं। आपकी बात सही है कि कमला हैरिस ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी है मुस्लिम वोट के अंदर, बिकॉज आई फील वेरी स्ट्रांगली कि वो स्विंग स्टेट जो है उसके अंदर भी अर्ली वोटिंग की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा डिसाइसिव फैक्टर है। और लेकिन अभी जो इलेक्शन के अंदर जो 5 घंटे के अब तो इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप भी हो रही है, लेकिन उनके जो लास्ट टूर्स हैं उसके अंदर वो
पेंसिल्वेनिया विल बी क्रिटिकल, क्योंकि उसके 16 वोट्स हैं, 19 वोट्स हैं, और वो बहुत ही दैट कैन स्विंग द बैलेंस ऑफ द 260 270 वोट्स वन वे और द अदर। राइट। अच्छा डॉक्टर बाकिर साहब, आप मुत्तफिक हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब के पॉइंट से कि इस बार कुछ नया चाह रहे हैं, ट्रंप को देख भी चुके हैं, उनके स्टेटमेंट, उनका रवैया अमेरिकन? बिल्कुल जी, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि यूथ, इस टाइम यूथ भी जो है ना, अगर आप देखें तो किसी ना किसी हवाले से ट्रंप ने यूथ को बड़ा अट्रैक्ट किया हुआ है। ख़ास तौर पे ये जो गज़ा जो इज़राइल का इशू हुआ ना, जिस तरह बाइडन ने एक क्लियर स्टेटमेंट दी या सपोर्ट की इज़राइल की, वो इससे जो उनका यूथ वोटर है ना, वो उनसे एक तरह से मुतनफ़िर हुआ। और उसकी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रंप ने भी बड़ी ही, हालांकि ट्रंप बड़ा सपोर्टर था इजराइल का या इस तरह का, जो आप देखें कभी इस तरह पैलेस्टाइन को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो ही ये क्राइसिस स्टार्ट होता है, वो तो अभी भी ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट। ना बाइडन गए, ना कमला गई, ना ट्रंप गए, ये तो हमने किसी का भी एक स्टेटमेंट नहीं देखा। लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि मैं होता तो जंग वाली सूरत हाल ही पैदा ना होती और ये जंगें सारी ख़त्म होनी चाहिए। इजराइल के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं आया ट्रंप। वो गए नहीं, लेकिन उनके स्टेटमेंट देखे ना, उनके स्टेटमेंट देखे जो फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे, इंडोर्स कर रहे थे इजराइल के एक्शन को, जिसकी वजह से जो यूथ है ना, वो बेसिकली इन जंगों से वो कहते हैं हमें तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। पहले आप देखें तो एक कंजर्वेटिव जो वोटर थे ना, वो ट्रंप की सपोर्ट में, अब यूथ का जो ट्रेंड है वो भी असल में इसके आ गया, क्योंकि इसका मतलब है अमेरिकन सोसाइटी इटसेल्फ वो वार ही नहीं चाहती, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। और इसी को मीडिया जो स्ट्रेटेजी है ना ट्रंप की, बहुत हद तक एक कामयाब इसलिए भी है कि एक अपना नैरेटिव बिल्ड करने में, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में, एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेट्स उन्होंने बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी उसके अंदर। और ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे मिशिगन का, वहाँ पर देखें ये ज़्यादातर जो मिशिगन के अंदर ये मुस्लिम वोट है, वो 16 जितने भी हैं वो तो देखें सारे ये मिडिल ईस्ट या अरब कंट्री के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो एक तरह से उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाइडन को, डेमोक्रेट्स को वो आजमा चुके हैं ड्यूरिंग दिस क्राइसिस के दौरान। अब जो ट्रंप है उनको अट्रैक्ट कर रहा है किसी तरीके से कि जी मैं तो था, कोई इस तरह का इशू नहीं था, और मैं जब आऊँगा तो इस तरह का इशू होने भी नहीं दूंगा मैं उसके अंदर। तो ये एक उनके लिए केस स्टडी भी थी। अगर आप देखें इसी वार को सपोर्ट करने में फ्रांस ने भी पे किया, यूके ने भी पे किया कि जो वो फुल्ली एंडोर्स कर रहे थे इस ऑपरेशन को, इजराइल को, तो इनका इम्पैक्ट उनके इलेक्शन के ऊपर क्या पड़ा। और जहां ये अमेरिका की बात है, इसको असल में सोशल मीडिया ने भी इसको अंदर पोलैरिटी, एक मल्टीपोलर सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि जिसके अंदर जो एक आप ये कहें एस्टेब्लिश स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, वो डेमोक्रेसी को इसलिए थ्रेट कहते हैं कि जो अमेरिकन सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो बड़ा स्टेबल है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया की वेव आई है, उसने असल में इन डेवलप्ड डेमोक्रेटिक रिजीम को डिस्टेबलाइज कर दिया एक तरह से। सो ये जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट सामने आया। नवीन शेख साहिबा, एक तो ये जो पोलराइजेशन ये कितनी इफेक्टिव हो गया इलेक्शन पर, जिसका जिक्र डॉक्टर बाकिर साहब ने किया, फिर जो 40 लाख नया वोटर अमेरिका में इस वक्त बना है, उसको कौन से उम्मीदवार, डेमोक्रेट्स ने भी बहुत काम किया है, रिपब्लिकन्स ने भी किया, आप बतौर डेमोक्रेट्स लीडर क्या समझती हैं कि वो उस वोटर के लिए कितनी ज़्यादा कमला ने या बराक ओबामा ने या डेमोक्रेट्स ने मेहनत की? गुड क्वेश्चन। मेरा तो उन्होंने जो नए वोटर्स आए हैं, जैसे उन्होंने बताया यंगस्टर्स के लिए उनका कॉलेज का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है, फ्री एजुकेशन फॉर कम्युनिटी कॉलेजेस फॉर 2 years, वो उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। दूसरा टैक्सेस का यहाँ पे बहुत इश्यू होता है, आपको पता है कि टैक्सेस आर गेटिंग इंक्रीजली ऑन ए डेली बेसिस, उसका उन्होंने उनको दिया हुआ है ब्रेक। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मे बी उनको अट्रैक्ट करती होंगी और करेंगी इंशाल्लाह, जिससे वो फिर आगे चल के वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर गज़ा और यूक्रेन और रशिया की जो सूरत हाल चल रही है, इन जंगों से कितने इलेक्शन इन जंगों पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और कितने मुंतज़िर हैं यहाँ के लोग अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। ब्रेक के बाद पर बात होगी।
वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, नवीन शेख साहबा, डॉक्टर बाकिर साहब। आप तमाम मेहमानों से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। और ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि जो गज़ा का की सूरत हाल चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो ओवरऑल हो रहा है, लेबनान में जो हो रहा है, इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा है, इस पर अमेरिकन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो कितना मैटर करता है और इस इलेक्शन से इन तमाम तर सूरत हाल को कितना फ़ायदा होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये किस हद तक ख़त्म हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो जिस तरीके से ट्रंप ने कहा, उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो अफगान वॉर थी वो हमने देखी उनके दौर में ख़त्म हुई या रुक गई, तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर वो बरसर इक़्तिदार होते तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती और वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो दुनिया में जारी तमाम जंगों का खात्मा कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो इस वक्त भी हुकूमत में है और उनके होते हुए तमाम तर तनाज़े चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इसमें ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है ना जी कि अगर मैं पावर में होता तो ये जंगों की सूरत हाल जो है वो पैदा ही ना होती, उसमें काफ़ी वजन भी है और काफ़ी उसकी रेजोनेंस भी है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के इलेक्शन के अंदर इस वक्त डोमेस्टिक इशू या डोमेस्टिक नैरेटिव जो भी पार्टी बिल्ड कर रही है, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उनके हवाले से उसकी रेजोनेंस जो है वो किस हद तक वो लोगों को अफेक्ट करती है। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि यूक्रेन के अंदर जो लॉबी है अमेरिका की, जो यूक्रेनियन लॉबी है विच इज वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो बड़ी ही एक्टिव है। उनके पास पैसे भी बहुत हैं और उनका जो यूक्रेन के साथ इंटरेस्ट है उनका उसकी लॉबी के साथ बड़ा ज़्यादा है। तो उस हवाले से यूक्रेन की लॉबी की जो एफर्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूक्रेनियन इंडिपेंडेंस और उसकी नेटो के अंदर शमूलियत का जो मसला है उसके हवाले से भी, और उनका जो एंटी इंपीरियल स्टांस है, एंटी जो पुतिन स्टांस है, उसकी भी काफ़ी रेजोनेंस वहाँ पे होगी। ये तो हो गया यूक्रेन के मसले की बात। आज जब मिडिल ईस्ट की बात है तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये कहना कि अमेरिका और जो अमेरिका की जो दोनों पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हैं, उनके अंदर फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल में एक हद तक फ़र्क है, वो आपको नज़र आता है, जो कि कमला हैरिस ने यूक्रेनियन पैलेस्टीनियन के हकूक़ की बात की है और पैलेस्टीनियन जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसके बारे में इस वक्त इजराइल एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहने के भी तैयार नहीं है, उसको उन्होंने डिसमिस किया है। और जहाँ तक इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का ताल्लुक है, वो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज के अंदर बेसिक के ऊपर एक इत्तेफाक है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो इजराइल का मुकद्दम है और वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करेंगे, उससे निकलेंगे कैसे, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन होगा। तो जैसे ही अगर हम ट्रंप साहब अगर जीते हैं तो अगर वो वापस पावर में आते हैं तो उनके लिए एक टेम्पलेट मौजूद होगा, क्योंकि वो वादा कर चुके हैं। लेकिन इस मामले में डेमोक्रेट्स की सिचुएशन जो है वो खासी वाज़ेह नहीं है, सिवाय उन वर्बल स्टेटमेंट्स के जिसका मैंने अभी आपको हवाला दिया। राइट। नवीन शेख साहब, आप क्या समझती हैं? कमला ने भी खुलकर इसराइल की हिमायत की थी, जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने यरूशलेम को दारुल खिलाफत तस्लीम किया था इसराइल का। तो सूरत हाल तो स्टेटमेंट में भी, अमली तौर पर भी मिडिल ईस्ट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप सिंपैथी गेन करने में कामयाब हो गए हैं। क्या वजह रही कि कमला या डेमोक्रेट्स इस सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठा सके? जो स्टेटमेंट ट्रंप देते रहे, हालांकि उनका झुकाव रहा है इसराइल की तरफ, उन्होंने किसी भी एक स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि इसराइल को अपना दिफा करने का हक हासिल नहीं है, मगर इस सूरत हाल को लेकर डेमोक्रेट्स की कैंपेन खासी कमज़ोर नजर आई। ऐसा नहीं है, आप ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। लोग सही से समझ नहीं पा रहे हैं अभी, बल्कि कल भी इफ आप नॉट मिस्टेकन कमाला ने दोबारा वॉर के बारे में बोला है कि मैं इसको फिनिश करने में पूरी करूँगी अपनी कोशिश। मैंने पहले बोला था कि गाजा वॉर है, सेकंड इशू यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। नवीन साहब, आपने कहा कि कमला ने बिल्कुल क्लियर वाज़े मौक़िफ़ अपनाया इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट थी जब ये तनाज़ा शुरू हुआ था।
देखिए प्रेसिडेंट के यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट इज जस्ट देयर टू गिव हर ओपिनियंस और उनका साथ देती हैं, लेकिन फुल अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है और द स्टेट डिपार्टमेंट के पास होती है। तो आई एम श्योर कि कमाला हैरिस ने अपना पूरा एक्ट करा होगा उसके बारे में, वॉर को स्टॉप कराने में, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला है स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंट की यहाँ पे ज़्यादा राइट्स होती हैं टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ डिसीजन। राइट। अच्छा, एक बड़ी डेमोक्रेट्स के लिए खुशकुन सूरत हाल है वो ये कि सिनफी इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा देखने में मिला है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक अमेरिका में ख़वातीन ये चाहती हैं कि कैमला प्रेसिडेंट बन जाएं और मर्द वोटर्स की अक्सरियत ये चाहती है कि ट्रम्प जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आएँ, और उसमें जो 62 के लगभग परसेंटेज है वो कैमला हैरिस के हक़ में गई है। इसका कितना फ़ायदा हो सकता है? क्या कैमला आपको लगता है कि एक तारीख रकम करने में कामयाब हो जाएंगी पहली खातून सदर बनकर? जी, होप तो यही है, पहली माइनॉरिटी और वुमेन बनकर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 47th क्यों नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि सारी जितनी भी वुमेन हैं वो कमाला हैरिस के फेवर में है वोट देने के लिए, जिसमें उनका नंबर 1 कंसर्न अबॉर्शन का है। आई एम श्योर आपको इस बारे में मालूम होगा। एग्जैक्टली। तो इसको लेके विमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमाला की तरफ जा रही हैं। उनके लिए ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है यूएसए की और हमारे मतलब अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। लेकिन बहरहाल ट्रम्प ने 2016 में भी इस जो इस्तिक़ात हमल है इस सूरत हाल पर बात की थी, स्टेटमेंट दी थी। बहरहाल वो 2016 का इलेक्शन विन कर गए थे। कर तो गए थे, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे इन रिगार्ड्स टू वुमेन्स हेल्थ या अबॉर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सख्त लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट की हैं स्टेट बाय स्टेट। तो उस पर जो है काफ़ी फीमेल्स ने उनका रद्द अमल आया है इस रिपोर्ट्स पर। तो इसीलिए वो लोग कमाला हैरिस को, जिनसे मेरी बात हुई है, उनका नंबर 1 रीज़न इसी के लिए है कि उन्होंने कमाला हैरिस को चूज़ करा है, प्लस शी इज़ अ फीमेल ऑफ कोर्स, इस वजह से। डॉक्टर बाकिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, फिर रशिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर इलेक्शन कितने डिपेंड कर रहे हैं? और यहाँ पर आपको लगता है जिस तरह रिपब्लिकन स्टेटमेंट दे रहे हैं और अब तो डेमोक्रेट्स भी कह रहे हैं कि इन जंगों का खात्मा होना चाहिए, किसके आने पर वाकई में जंगें ख़त्म होती है आप देख रहे हैं? इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है। देखें, अगर यहाँ पर ना 2 एक्टर हैं आपके, ख़ास तौर पे इजराइल और रशिया, और इसमें एक अमेरिका को शामिल करना है। अगर आप देखें, जहाँ तक रशिया की बात है, चाइना की बात है, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल हैं रिपब्लिकन के साथ बात करने में, नेगोशिएशन करने में, बातचीत करने में। और ये भी कहा जाता है कि जैसे 2016 के इलेक्शन में थे, वो रशियन मदाखलत की वजह से ट्रंप जो था ना जीत गया था, हिलरी क्लिंटन को शिकस्त हुई थी। इजराइल भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि ये बड़ी यूक्रेनियन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, इसी तरह इजरायली भी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और वो भी ये समझते हैं कि ये रिपब्लिकन के आने से हमें बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदा भी हुआ। फॉर एग्जांपल, कैपिटल शिफ्ट होने से लेकर उसको बहुत सारी स्टेट्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड किए, वो ट्रंप के दौर में हुआ। जब ये डेमोक्रेट्स है तो आप देखें उस सिचुएशन को, सारी सूरत हाल को, किसी मुल्क ने उसी तरह सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए जिस तरह के रिपब्लिकन के दौर में हुए थे। सो इजराइल भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इसके साथ, ट्रंप के साथ। प्यूटन भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो एक तो वोटर को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है कि ये ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है इजराइल की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये वार इस तरह उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। क्योंकि अगर ट्रंप अपना एक इन्फ्लुएंस देता है, साथ ही उसमें पैलेस्टाइन फ़लस्तीन को भी उसने अपने वोटर कैंपेन के अंदर शामिल किया हुआ है, ताकि ये जो मुस्लिम वोटर है वो भी मुतनफ़िर ना हो सके उससे। सो एक तो ये बिल्कुल क्लियर एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस है वो चाहे वो इजराइल की तरफ हो या रशिया की तरफ हो, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेमोक्रेट। सो एक उनको ये एक फ़ायदा मिल रहा है। फिर ये भी नज़र आता है कि जो ट्रंप है ना, वो ख़ास तौर पर ये रिपब्लिकन है ड्यूरिंग द ट्रंप पीरियड, उसके अंदर बगैर गैर ज़रूरी तौर पे अमेरिका को किसी वार या किसी कन्फ्लिक्ट के अंदर एंगेज नहीं रखा। ठीक है, एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जिसको सामने रखकर ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। डॉक्टर रिफत साहब, आप क्या समझते हैं
एक बड़ा अहम मामला सामने आ रहा है, खदशे का इजहार किया जा रहा है अमेरिका में इस इलेक्शन के बाद में कि जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ धांधली के इल्ज़ामात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए वहाँ पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब नहीं है, बड़े पुरअमन तरीके से वहाँ पर तस्लीम कर लिया जाता है? मैं समझता हूँ जी ये एक काफ़ी हद तक इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर इलेक्शन नेक टू नेक जाता है और उनमें से ख़ास तौर पे एक दो जो स्टेट्स हैं उनके वोटों के हवाले से कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जैसा कि जॉर्जिया की एग्जांपल आप पिछले इलेक्शन के अंदर देख लें, जिसके अंदर वो उनके वोटों की वजह से जो ट्रंप है उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसको तस्लीम करने से उन्होंने इनकार किया। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो वो जो अर्लियर जो हम बात कर रहे थे, मैं ख़ास तौर पर अपने बात से कहूँगा, मैं बात कर रहा था कि वो वोटर के अंदर जो एक हिजानी कैफियत जो है उसको पिच पे ले गए हैं, और जो इनका रिटोरिक है, वायलेंट रिटोरिक जो है ख़ास तौर पे ट्रंप साहब का, वो भी उनके हवाले से उनकी पोर्टो रिकन्स के बारे में स्टेटमेंट आई हैं जिसमें उन्होंने कहा था दे आर फ्लोटिंग गार्बेज कैन के हवाले से। तो पेंसिल्वेनिया के अंदर उनको काफ़ी इस स्टेटमेंट का काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो ये देखना ये है कि ये अगर सूरत हाल इतनी मखदूश हो जाती है कि अमेरिका के अंदर भी ये हो सकता है उनको नेशनल गार्ड को उन्होंने ऑलरेडी एडवांस पे रखा हुआ है, और अगर आप फौरी तौर पे लोगों की तवज्जो दिलवाएं इस तरफ, तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी वजह से वो इलेक्शन हार गए तो उस इलेक्शन के नताइज को वो तस्लीम नहीं करेंगे, और उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए हो सकती है। और डेमोक्रेट्स का जवाब बड़ा सीधा है, दे लुक एट ट्रम्प्स रिटर्न टू पावर एज द फंडामेंटल रिटर्न एंड रिट्रीट ऑफ डेमोक्रेसी इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट, तो वो भी उसके लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर जो भी जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त की है, और हुकूमत वक्त जो है जब तक इलेक्शन के रिजल्ट 13 या 14 नवंबर तक हतमी तौर पर नताइज अनाउंस नहीं होते, तो हमें ये कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि अमेरिका की जो सूरत हाल है वो वायलेंस की तरफ जाएगी, या इस किस्म का कोई उनका डेमोक्रेसी का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, जिसका कि काफ़ी हद तक खदशा मौजूद है। ठीक, नवीन साहिबा आप क्या समझती हैं, इस तरह की के खदशे का इजहार किया जा रहा है वहाँ पर कि जलाओ गिलाओ तोड़ फोड़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ इंतखाबी नताइज के बाद सामने आ सकती हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। मे बी इट्स अ प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया एंड मेनस्ट्रीम मीडिया। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले ही बोल दिया है ट्रंप ने कि मैं रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस तरह एस्केलेट करेगा कि यहाँ पे जैसे आपने बोला है कि तोड़-फोड़ करेंगे या फिर कुछ तरह का जैसे होता है। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये भी एक ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा ही है, जो कैपिटल हिल पर हुआ, जो पार्लियामेंट में हुआ। अगर इस तरह की सिचुएशन दोबारा हो जाती है वो बात अलग है जी, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि नहीं करेंगे। रिकाउंटिंग का मे भी हो सकता है सिलसिला के वो वोट्स रिकाउंट करें, ये करें, लेकिन इस तरह से नहीं होगा जिस तरह से वो कैपिटल जो बिल्डिंग पे हुआ था 2 years ago, 3 years ago। ठीक है, डॉक्टर वाकिर साहब, आपको क्या लगता है इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? दूसरा मैं चाहूँगा शॉर्टली कमेंट लूँ तमाम मेहमानों से कि पाकिस्तान पर इस इलेक्शन के नताइज किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं अगर हम पाकिस्तान की आंख से देखें? ज़्यादा पहले सवाल का ताल्लुक है, देखें इंतखाबी अमल को जब आप एक मशकूक बना दें तो फिर शायद इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ख़ास तौर पे जब आपकी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है। 2020 के अंदर भी यही हुआ था कि जो रिज़ल्ट थे वो किसी वजह से डिले हो गए थे, जिसकी वजह से पूरा जो इंतखाबी अमल था उसको एक मशकूक बना दिया था और प्रोवोक किया गया था एक तरह से रिपब्लिकन को, वो कैपिटल हिल के ऊपर इस तरह के हुए। अगर ये 2024 के अंदर भी उसी तरह की प्रैक्टिस होती है कि कहीं पर कोई इंतखाबी जो तरह प्रोसेस है उसको डिले कर देते हैं, तो लाजमी बात है जो भी होगा, ख़ास तौर पे जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा वो रिपब्लिकन की तरफ से आएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि ये वो वोटर है जिन्होंने एक सोशल मीडिया ने उनको इस तरह खौफनाक हद तक जो है ना इतना इमोशनल जज्बाती कर दिया है कि अब वो कहीं कोई उनको शक आ जाए तो फिर वो उसका एक रिएक्ट करेंगे, लाजमी बात है।
बट ये अमेरिकन सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी है, आप इतने ज़्यादा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वो कर दे। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी होती है वो कंटिन्यू रहती है, उनका तसलसल रहता है, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं, डेमोक्रेट आ जाए रिपब्लिक आ जाए, पाकिस्तान के साथ कोई खास पाकिस्तान की पॉलिसी सेम रहेगी, उनकी अपनी पॉलिसी। नवीन शेख साहबा, शॉर्टली कमेंट आपका भी चाहूँगा, पाकिस्तान की लेंस से अगर हम देखें तो किस पार्टी का आना पाकिस्तान के लिए मुफाद में होगा? आप तो यकीनी तौर पर डेमोक्रेट्स के बारे में ही कहेंगी। जी ज़रूर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहूँगी मैं। उनका ही इससे इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिसी चेंजेस में जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, तो उसकी पॉलिसी चेंज में भी इंशाल्लाह इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जब वो चेंज हो जाएगी तो उसको फिर आगे चल के डिफरेंट वे से हम उसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक पॉइंट आपका ले लूँ। एक ख़ास पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं रिपब्लिकन से पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसा कुछ हो सकता है अगर रिपब्लिकन्स भी आ जाते हैं? बतौर अमेरिकन पॉलिटिशियन आप क्या समझती हैं? अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं तो पाकिस्तान में ख़ास पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं रिपब्लिकन से, डोनाल्ड ट्रंप से। आपको लगता है एज ए पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन, कि वाकई में ऐसा कुछ होगा या पॉलिसी उनकी सेम रहेगी जैसे डॉक्टर बाकिर साहब ने कहा? जी ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसीज जैसे मैंने बोला है चेंजेस होती हैं, चेंज हो सकती हैं। मैं आपसे खुल के बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें हैं, अगर वो आ जाते हैं तो वाकई ऐसा कुछ होगा या पॉलिसी सेम ही रहती है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, चेंज आने का है। मैंने बोला दोनों पार्टी से भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप से तो बहुत ज्यादा होगा, बस मैं इतना बोलूंगी आपसे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपका भी शॉर्टली कमेंट चाहूंगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के लिए वही पॉलिसी रहेगी या जो मैंने सवाल नवीन शेख साहब से किया, एक मखसूस जमात को बड़ी उम्मीदें हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन पीसफुल रहते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं, उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी, और ख़ास तौर पर इफ ट्रम्प रिटर्न्स टू पावर, उसका मतलब यह है कि जनवरी 6 या 7 तक वो हुकूमत वजूद में आएगी, और वो व्हाइट हाउस जब अगर रिपब्लिकन्स के पास वापस जाता है तो उसके बाद उनका एजेंडा जो फौरी तौर पर उनके एजेंडा के अंदर होगा। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा। डॉक्टर रिफत नवीन शेख साहबा, डॉक्टर बाकिर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अमेरिका में इंतखाबात जल्द ही होने जा रहे हैं और भरपूर तरीके से दोनों ही बड़ी जमातों की जानिब से कैंपेन चलाई गई है, दावे वादे भी किए गए हैं, लेकिन एक बात तो तय है जो नज़र आ रही है, वो ये कि जोड़ बड़ा ज़ोर का पड़ने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।